हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के ईवीएस के बारे में। और एनसीईआरटी का ईवीएस हम लोग दोस्तों चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं और ये जो है कक्षा 4 का लास्ट ईवीएस का वीडियो होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्लास 3 का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग करेंगे MCQ करेंगे पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें कक्षा 5 का और कक्षा 4 के बाकी सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जा करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप CTET की पहली बार तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख करके आप अच्छे से ईवीएस में नंबर ला सकते हैं। तो 30 में जो है कि 25 नंबर आपका आराम से आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 जो है कि पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपका 15 नंबर अगर क्लियर हो जाता है तो पेडागोजी में कुछ ऐसे भी टफ प्रश्न होते हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे, तो उसको अगर मिला लिया जाए पूरा, अगर आउट ऑफ देखा जाए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 30 में 30 भी आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ये जो ईवीएस है बहुत ही अच्छा मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसमें जो है कि अगर आप फैक्ट को पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको यहाँ भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कि ये 9वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोग 8 वीडियो सॉल्व कर चुके हैं और ये जो है कि आज का कक्षा 4 का 9वां वीडियो होने वाला है और कक्षा 4 का ये समाप्ति भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9वां वीडियो है और ये जो है कि कक्षा 4 का है और 4 जो है कि आज समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 18 अध्याय पे चलते हैं। इसके पहले हम लोग 17 अध्याय तक लगभग सॉल्व कर चुके थे प्रश्न। ये है 18वां अध्याय और 18वां अध्याय से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसके बारे में बात की गई है। तो इधर देखो दोस्तों, आपको पानी दिख रहा होगा, नमक दिख रहा होगा, चीनी दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नमक, चीनी और पानी को मिला देते हैं तो ग्लूकोज का काम करने लगता है। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज हम लोग शरीर में क्यों लेते हैं? क्योंकि शरीर में जल्दी अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं। तो इसी के बारे में इस जो है कि वीडियो में कुछ बात की गई है और बताया गया है कि गंदा पानी पीने से दस्त और हैज़ा होता है। जो पानी में गंदगी होता है दोस्तों, अगर आप उसे पीते हैं तो आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको दस्त हो सकता है, हैज़ा हो सकता है, ठीक है। तो गंदे पानी नहीं पीने चाहिए और गंदे पानी पीने से जाहिर सी बात है दोस्तों रोग तो होंगे ही। अब फिर इधर देखते हैं, दस्त या उल्टी, शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। देखिए जब कभी आपके शरीर में अगर दस्त हो या उल्टी हो तो उस समय बहुत कमजोरी तुरंत महसूस होने लगती है, क्योंकि जो शरीर का पूरा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? समय समय पर पानी पीना चाहिए। तुरंत जैसे ही उल्टी आए उसके बाद आपको समय समय पर 1-1 घंटे, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट के अंदर आपको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का जो पानी होता है उल्टी या दस्त में बाहर निकल जाता है। या इसका सलूशन ये है कि WHO द्वारा जो एक पाउडर दिया जाता है उस घोल को आप बना करके पी लीजिए, या आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। आप नमक लीजिए, चीनी लीजिए और पानी में घोल दीजिए, ये ग्लूकोज का काम करने लगेगा और आपके शरीर में ताकत मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप पीछे जो कि एक वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि उस वीडियो में ये बताया गया था कि बिना खाए पिए अगर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो ये जो है कि जो नमक है और ये जो चीनी है अगर हम लोग पानी में घोल देते हैं तो ग्लूकोज का ही काम कर लेता है। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है। ये जो कि दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है और ये हमको शरीर में बहुत एनर्जी दे देता है। अब देखिए कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक में एक जो है कि गांव है जिसका नाम है होलगुंडी, ठीक है। पूरी कहानी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को छाट करके यहाँ पे लाया गया। अगर पूछा जाए कि कर्नाटक में जो एक गांव है होलगुंडी गाँव है, ठीक है, पूछा जाए कि होलगुंडी गाँव कहाँ है तो याद रहेगा कि कर्नाटक में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो बात हुई है होलगुंडी गांव की, यहाँ पे कुछ सालों तक क्या होता है कि बरसात नहीं होती है और वहाँ पे दोस्तों पानी की कमी हो जाती है। तो वहाँ एक पहले से एक तालाब हुआ करता था या टंकी हुआ करती थी जो कि पहाड़ पे हुआ करती थी, ठीक है। और पहाड़ पे थोड़ा सा जाने आने में दिक्कत हुआ करता था और कुछ जो है कि पहाड़ों से जो सारा पानी है वो बह जाता था। इसी तरह का कुछ उसमें कहानी है। तो क्या होता है कि पूरे पानी की किल्लत हो जाती है, लोग गाँव को छोड़ करके बाहर प्रदेशों में जाने लगते हैं, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं फिर वो जो गांव की पंचायत होती है, वहाँ पे एक गांव में पंचायत बुलाई जाती है, ठीक है। और उस पंचायत एक ऐसी पंचायत होती है जैसे कि आमतौर पे जो पंचायतें होती हैं उसमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी पंचायत थी जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया था और बच्चों के भी मत को जो है कि माना गया।
और ये जो है कि उस पंचायत का जो नाम था, उस पंचायत का नाम था भीमाशंख। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि होलगुंडी गांव में बड़ों के साथ बच्चों की भी पंचायत हुई, उस पंचायत का नाम क्या था, तो उस पंचायत का नाम था भीमाशंख। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं कि उस जा करके टंकी को साफ ऑफ करते हैं, फिर पानी भरते हैं और इस तरह जो है कि फिर पानी गांव में आने लगता, तो लोग जो है कि बाहर नहीं जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ कहानी इसमें दिया गया। और फिर नल्लामड़ा दोस्तों गांव अगर पूछा जाता है कि नल्लामड़ा गांव कहाँ आता है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और बाजरा गांव की भी बात की गई उसमें, तो बाजरा गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि गंदा पानी पीने से क्या होता है दोस्तों, उल्टी और दस्त होता है। और कर्नाटक में जो है कि होलगुंडी गांव है, और इसमें बच्चों को भी एक पंचायत में शामिल किया गया था जिसका नाम भीमाशंख था। नल्लामड़ा गांव दोस्तों आंध्र प्रदेश में है और बाजरा गांव दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों 19 अध्याय में बात की गई है जड़ों के बारे में बात की गई है। जड़ों का जाल इसी तरह करके समथिंग चैप्टर का नाम है, और इसमें जड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। देखिए जो कुछ घासें तो ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ऊपर से ही हाथ से कर देते हैं तो निकल जाती हैं, लेकिन कुछ घासें ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। तो उसके पूरे जड़ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुरपी से या फावड़े से निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है क्योंकि जड़ें उसकी बहुत अंदर तक जाती हैं। अगर ऊपर से हम लोग निकालें तो पूरी जड़ी उसके अंदर रह जाती हैं, फिर कुछ दिन के बाद जो है कि घास फिर उग जाती है। तो उसको अगर जड़ से निकालना है आपको, तो पूरा आपको खुरपी से खोदना पड़ेगा। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जैसे अगर पूछा जाए कि मूली, चुकंदर और गाजर क्या है, तो इसको बताएंगे कि मूली, चुकंदर और गाजर ये दोस्तों क्या है, जड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तना नहीं है, ये क्या है, जड़ है। जैसे कि मूली और ये आपका गाजर और चुकंदर ये सब क्या है दोस्तों, जड़ों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं इसी के साथ जो कि दोस्तों अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का महत्व आपको जब समझ में आएगा जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा आपको, चाहे कैसा लगता है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम लोग लगातार इस पर काम करें। और इसको जो कि वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम लोग जैसे यूट्यूबर का भी कुछ मनोबल बढ़े और आपके बीच में अच्छे से अच्छे टीचर को और बुलाया जाए, और जल्दी से जल्दी और हम लोग अच्छे सारे सब्जेक्टों की तैयारी आपके बीच में करवा सकें। अभी दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो है कि अगली वीडियो जब हो सकेगा तो आपको CDP का भी वीडियो आपको मिलेगा। EVS के साथ साथ CDP का भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आपको अधिक से अधिक सोचा जाएगा कि इस चैनल पे सारे सब्जेक्टों की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपके सपोर्ट के लिए क्या है, बस आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिए। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं इस वाले टॉपिक में और देखते हैं कि क्या जो है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए ये बरगद है। ठीक है, तो बरगद का आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ लटकने होती हैं। क्या होती हैं, लटकने। आप भी बचपन में रहे होंगे तो इन जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो इसको भी आप धर के लटक करके झूला बना करके इसको आप भी झूलते हैं, क्योंकि मैं भी दोस्तों इसके साथ ऐसा किया हुआ। तो ये जो है कि लटकने होती हैं, और ये क्या होती हैं इसी के बारे में बताया गया है इसमें कि ये जो बरगद होता है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन, यानी जो ये रस्सी जैसे लटक रही है, उसकी जड़ें होती हैं। बताओ, अगर पूछा जाए कि जड़ें, तो भाई नीचे होती हैं, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें पेड़ से ऊपर भी लटकी होती हैं, यानी पेड़ की तनों से लटकी होती हैं। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, ये सब इसकी क्या है, जड़ें हैं। और ये निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप देखे होंगे बरगद की जो लटकनें होती हैं वो लटक करके कहाँ तक चली जाती हैं, ज़मीन के नीचे तक चली जाती हैं। इसी के बारे में बता रहा है। फिर बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। देखिए पूछा जाएगा कि जो लटकने हैं पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं या नहीं प्रदान करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि बरगद की जो लटकनें होती हैं वो पेड़ को तनों जैसी क्या सहायता प्रदान करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये फैक्ट आप हूबहू जैसे है वैसे पढ़िए। उसके बाद जब एनसीईआरटी के प्रश्न हम लोग के सामने आएंगे तो सारा डाटा जो है कि क्लियर हो जाएगा। अभी दोस्तों प्रश्नों पे काम चल रहा है और जल्द ही आपके बीच में जो है कि
प्रश्नों के साथ मिलेंगे और ईवीएस में और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। बस आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए, उसके बाद तो आगे हम लोग और अच्छे से काम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप क्या करिए कि स्टार बना लीजिए और यहाँ से प्रश्न बन भी सकते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में बात किया गया। ठीक है, और ये रेगिस्तानी ओक के बारे में दोस्तों बात किया गया और ये बहुत ही मज़ेदार पेड़ है और इसका किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। अब ये दोस्तों जो रेगिस्तानी ओक वृक्ष है वो पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसके बारे में फैक्ट जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान इलाके में, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 11 से 12 फीट होती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। और कहाँ पाया जाता है? तो ओक वृक्ष जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। क्लियर है? और जो उसकी ऊंचाई होती है, चाहे वो कितना ऊंचा होता है, तो 11 से 12 फुट तक वो ऊंचे होते हैं पेड़। ठीक है, अब आगे देखेंगे। और पत्तियां बहुत कम होती हैं उसमें, जो कि पत्ती दोस्तों आपको बहुत ही कम पत्तियां उसमें देखने को मिलेंगी। जो ओक वृक्ष है उसमें पत्तियां क्या हैं? बहुत ही कम दिखेंगी। फिर इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं। देखिए दोस्तों 200 से 300 फीट बहुत है दोस्तों, क्योंकि 200 से 300 फीट उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ जाती हैं? ज़मीन के नीचे। ठीक है, और क्यों जाती हैं उसको देखेंगे, जब तक कि वे पानी तक न पहुँच जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, रेगिस्तान एरिया है तो रेगिस्तान एरिया में थोड़े क्या होंगे? पानी कम मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं? 200 से 300 फीट अंदर जाते हैं और पानी ढूंढते हैं, और जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता है तब तक उसकी जड़ें क्या होती हैं? अंदर जाती रहती हैं। ठीक है, तो ये है रेगिस्तानी ओक। और देखिए रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। उसका जो तना है उसमें क्या होता है कि पानी जमा होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 200 से 300 फीट अंदर जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें पानी और ज़्यादा सोखेगा। ठीक है, उसके बाद जब किसी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फैक्ट है। अब मान लीजिए जाहिर सी बात है, अगर उस एरिया में कभी पानी की कमी हो जाए तो लोग क्या करते हैं? उसकी तनों में पतली पाइप डालते हैं और उससे पानी को निकाल लेते हैं। फिर से एक बार देखेंगे ओक वृक्ष क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फुट होती है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? 200 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं, और जब तक जाती हैं जब तक कि वो पानी तक न पहुँच जाए। फिर जब उस इलाके में जो पेड़ है उस इलाके में अगर मान लीजिए पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? उसमें पतली पाइप डाल करके उसकी तनों में, और क्या करते हैं? इसके पानी को पी जाते हैं। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कि प्रश्न यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसके तनों से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? पाइप लगा करके पानी पी सकते हैं। अब देखेंगे, और इसके बाद जो है कि ये 19 अध्याय में ही है, और ये है बिहू का त्यौहार। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। ठीक है, और उसी असम के लोक नृत्य के बारे में बात किया गया है कि असम में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, और किस तरह का वो नाच करते हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में मतलब है, और इस जो कि चैप्टर में भी है। तो ये जो असम वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं अभी जो ओक वृक्ष के बारे में पढ़ाया, अभी आबू धाबी के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से जो है कि प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहू का त्यौहार। और बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी। ठीक है, 14 से 15 जनवरी के बीच में बनाया जाता है, और ये जो डेट है वो असमिया कैलेंडर के अंतर्गत है। किसके कैलेंडर के अंतर्गत? असमिया कैलेंडर के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें देखेंगे दोस्तों, बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। जब 14 से 15 जनवरी या असम के बीच में जब दोस्तों चावल की कटाई होती है तो उस समय इस त्यौहार को मनाया जाता है, और इस त्यौहार का नाम है बिहू। ठीक है, अब आगे देखेंगे। और ये क्या करते हैं दोस्तों, जब ये सारा फसल तैयार हो जाता है तो ये लोग भेला घर बनाते हैं। देखिए ये जो इमेज में आपको घर दिख रहा होगा ये है भेला घर, भेला घर। ठीक है, और अगर बात करें कि भेला घर बनाया कैसे जाता है, तो भेला घर को बनाने के लिए दोस्तों बांस और जो है कि छप्पर लगाने के लिए जो कूस और पतवार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके भेला घर दोस्तों ये लोग तैयार कर देते हैं।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भेला घर। अगर पूछा जाए कि भेला घर कैसे तैयार होता है तो खरपतवार से और बाँस से। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं असम में घास और बाँस से बना घर क्या कहलाता है, भेला घर कहलाता है। और उसी में बात की गई है उरुका का, और उरुका शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उरुका शब्द जो होता है बिहू से पिछले दिन की शाम, यानी जब बिहू आने वाला है उसके पिछले दिन की शाम को वो लोग कहते हैं उरुका। क्लियर रहेगा। अभी देखेंगे। अब उसी में दोस्तों बात की जाती है बोरा व चेवा चावल की। तो वो लोग क्या करते हैं, जब ये पूरा त्यौहार होता है तो उसमें अच्छे अच्छे पकवान भी वो लोग बनाते हैं। और उसमें से उन लोगों के एक चावल का नाम है जिसका नाम है बोरा या चेवा। और ये बोरा या चेवा चावल दो प्रकार के होते हैं, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपे। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा चावल है जिसे बनाने पर वो चिपचिपा हो जाता है और किस प्रदेश में पाया जाता है, तो बताएंगे बोरा या चेवा चावल होता है और वो असम के लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद चेवा चावल यहाँ पे बताया गया। चेवा मतलब तावो। अब चेवा बनता कैसे इसको बताएंगे। ठीक है, तो चेवा जो होता है दोस्तों उसको तावो कहते हैं, यानी कढ़ाई को तावो कहते हैं, को आग में रख कर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे। ठीक है, और तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जो चेवा चावल बनाने का तरीका है वो क्या है, सबसे पहले कढ़ाई को आग में रख देते हैं, पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल, पानी जो ही उबल जाएगा उसके बाद जो भीगा हुआ चावल है उसको क्या करेंगे, उसमें भर करके और उसके केले के पत्तों से क्या कर देंगे, ढक देंगे। और थोड़े देर बाद जो चावल तैयार होगा उसी चावल का नाम होगा चेवा चावल। और वो दोस्तों जब बनेगा तो वो कैसा होगा, चिपचिपा होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे और याद रखेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर बात की गई है वहीं पे दोस्तों कि असम में जो चाय के साथ, जैसे हम लोग चाय के साथ दोस्तों टोस्ट खाते हैं, उसी प्रकार जो है कि चाय के साथ पीठा खाया जाता है। और ये पीठा जो होता है ये एक प्रकार का केक होता है। और ये केक जो है दोस्तों असम में, फिर उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। मैं भी पश्चिम बंगाल में रहा हूँ दोस्तों, और वहाँ पे जो है कि मैं भी ये पीठा का वाला जो है वो मैंने खाया हुआ है। तो ये जो है कि आपको असम में मिल जाएंगे और उड़ीसा में भी मिलेगा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, और फिर देखिए बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। ठीक है, तो ये जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है, पूछा जाएगा कि औरतें जो कपड़े पहनती हैं वो किस कलर की पहनती हैं, तो वो दोस्तों पहनती हैं पीले कलर की। ठीक है, और लड़कियां वहाँ जा क्या करती हैं, मेखला चादर पहनती हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे चादर जैसा आपको दिख रहा है, ये होती है मेखला चादर। और इस मेखला चादर को लड़कियां क्या करती हैं, पहनती हैं जब ये बिहू त्यौहार होता है तब। ठीक है, और भात सुक्तू किसे कहते हैं, तो भात सुक्तू चावल और रस्से वाली सब्जी। जब चावल के साथ रस्से वाली सब्जी मिलाते हैं तो उसे सूको चावल कहते हैं, चाहे उसे कहते हैं भात सुक्तू। ठीक है, भात जैसा कि हम लोग भी चावल को भात ही कहते हैं अपने भोजपुरी भाषा में, तो ये भात सुक्तू यानी चावल और रस्से वाली सब्जी। ठीक है, तो ये जो है कि आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और बंगाल में भी दोस्तों चावल को भात ही के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में भी भात कहते हैं, और असम में भी भात कहते हैं, और हमारे यूपी के पूर्वी ज़िले में भी चावल को भात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे और अगले फैक्ट को देखेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, उसी चैप्टर में ही बात की गई है खाने के बारे में, और ये अगला जो है कि चैप्टर है 20, और इसमें बच्चों के हक के बारे में बात की गई है। और बच्चों का हक क्या है, ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों, आज भले ही हमारा देश क्या आज़ाद है, चाहे जो भी हो, आज भले सर्वसंपन्न माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना खाए ही क्या करते हैं, स्कूल जाते थे। तो इस समस्या को देख करके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी हमारी जो कोर्ट है, और इन्होंने क्या किया, एक आदेश पारित किया कि कोई भी बच्चा रहेगा वो भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी बच्चों का एक अधिकार है कि उनको भी भरपेट खाना मिलना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने क्या किया, एक नियम बनाया, और उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी की शिक्षाएं होती हैं, यानी जो 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसमें बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाएगा, जिसे पहले मिड डे मील के नाम से जाना गया। अब जो है कि दोस्तों उसको बदल करके अब पीएम पोषण योजना के नाम से कर दिया गया। तो अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि पीएम पोषण योजना क्या होती है, तो आप समझेंगे कि वो मिड डे मील ही के बारे में बात किया जा रहा है। और मिड डे मील क्या है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। हमारे देश में बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। इनमें से कई बच्चों तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता।
कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है, ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, ये सभी बच्चों का अधिकार है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपका पीएम पोषण योजना कह लीजिए या मिड डे मील कह लीजिए, इसमें जो कि 6 दिनों का एक टाइम टेबल बनाया गया और इस टाइम टेबल में आपको यह बताया जाता है कि शनिवार को आपके कौन कौन से खाने दिए जाएंगे, सोमवार को कौन दिए जाएंगे, मंगलवार को कौन दिए जाएंगे, इस तरह का एक क्रम फिक्स है। दूध है, उसके बाद दोस्तों सब्जियां हैं, खिचड़ी है, इस तरह का एक जो मध्याह्न भोजन का बनाया गया है कि कैसे आपको भोजन दिया जाएगा। तो ये मिड डे मील के बारे में बस यही जानेंगे कि बच्चों को क्या गर्मा गर्म खाने देने की बात की गई है, वो भी स्कूल में, और वो भी कितने 1 से 8 तक के स्कूलों में। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पूड़ियाँ बन रही हैं और इधर जो है कि तेल है और तेल में जो है कि पूड़ियाँ छानी जा रही हैं। तो ये ऐसा जो है कि दृश्य आपको जब कहीं बारात आई हुई थी है, चाहे कहीं भंडारे होते हैं, तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुरुद्वारे जो होते हैं, गुरुद्वारे में लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों की सेवा में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब सेवा में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक जो है कि जब खाना एक साथ मिल करके बनाते हैं और लोगों को वो खाना खिलाते हैं फ्री में, तो उसे लंगर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाने और खाने को लंगर कहते हैं, ठीक है। और ये लंगर अधिकतम दोस्तों पंजाब वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है कि लंगर कहा जाता है। लंगर क्या होता है? तो एक साथ जो खाना बनाने और खाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों 23 अध्याय, और ये जो है कि 23 अध्याय यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ जो कि 23 है और यहाँ 22 भी लिखा है, लेकिन 22 से दोस्तों कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। अभी तक जो है कि इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न यहाँ से है ही नहीं, इसलिए 22 वाले को शामिल नहीं किया गया, और 23 वाले में जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं तो उसको देखा जाएगा। इसमें बात की गई दोस्तों पोचमपल्ली ज़िला की, और ये पोचमपल्ली ज़िला दोस्तों है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली ज़िला कहाँ है, तो वो बताएंगे आंध्र प्रदेश। और यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर बुनकर हैं। बुनकर उसे कहते हैं जो दोस्तों कपड़े वगैरह बनाते हैं, मशीनें चलाते हैं, उन्हें बुनकर कहा जाता है, ठीक है। और ये बुनकर जो है कि एक प्रकार की बुनाई करते हैं जिसे वो लोग पोचमपल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। जो वो बुनाई करते हैं उसे पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि पोचमपल्ली कहाँ है? जिला आंध्र प्रदेश में है, और पोचमपल्ली एक जो है कि कला है, और यहाँ जो है कि इसको बनाने वाले बुनकर पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये जो पोचमपल्ली दोस्तों है ये साड़ी है, ये पोचमपल्ली क्या है? साड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे, जाहिर सी बात है इधर जो बहुत सारे जो बुनकर हैं ये किस गांव के हैं? ये पोचमपल्ली गांव के हैं। कोई चरखा चला रहा है दोस्तों, तो कोई लूम चला रहा है, और ये सारी कई औजार यहाँ पे रखे गए हैं। और ये जो साड़ी जो तैयार होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पोचमपल्ली, इधर क्या है? साड़ी रखी गई है, और ये पोचमपल्ली के नाम से जानी जाती है, जो वहाँ के लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अध्याय 24, और ये 24 से जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होगा ये अबू धाबी से पूछा गया हुआ प्रश्न है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 24 में मलयालम में कुछ शब्द बोले गए हैं, ठीक है। जिस प्रकार अब देख सकते हैं चिटप्पन यानी पिता का जो छोटा भाई, यानी चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन कहा जाता है। तो सर देखिए याद करने का ये तरीका है, च से चाचा और चिटप्पन यानी उसको भी चाचा ही कहेंगे। याद करने का तरीका च से चाचा, च से चिटप्पन। और ये चिटप्पन किस भाषा में बोलते हैं? मलयालम भाषा में बोलते हैं। और कुजम्मा किसको बोलते हैं? तो पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को, जो हमारी चाची है दोस्तों उसको कुजम्मा बोलेंगे, ठीक है। देखो अम्मा को तो हम अपनी मम्मी को अम्मा बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे चाची की औरत है उसको हम क्या कह सकते हैं? कुज अम्मा बोल दो, क्या दिक्कत है? रिलेटेड करके किसी तरह बस याद करना है हमको। तो ये जो कि चाची हैं, चाची को कुजम्मा कहा जाता है और चाचा को चिटप्पन कहा जाता है। और केरल दोस्तों आपको पता ही होगा, केरल मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे, ये जो फैक्ट है इसको, ठीक है। और यहाँ जो देखेंगे वो बात की गई है अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी में दोस्तों आप जाएंगे तो हर जगह आपको रेत ही रेत देखने को मिलेंगे, ठीक है।
रेत मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। तो उसमें सीधी सीधी बात की गई है कि अबू जो धाबी है वहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिलते हैं और पहाड़ देखने को मिलते हैं। और वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खजूर का पेड़। ठीक है, तो देखो अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ ही ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ न बारिश है, न ही नदियाँ हैं, न ही झील है, न ही तालाब है। अब देखिए जो अबू धाबी है चारों तरफ वहाँ पर रेगिस्तान है, तो न तो वहाँ नदी मिलेगी, न तो वहाँ तालाब मिलेगा, न ही वहाँ क्या मिलेगी, झील मिलेगी। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है। ऐसे दोस्तों अगर मिलती हों तो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी में जो साफ साफ दिया गया है, न तो वहाँ बारिश होती है, न ही वहाँ नदियाँ हैं, न ही वहाँ क्या है, झील है, न ही वहाँ तालाब है। ज़मीन के नीचे पानी भी नहीं है, लेकिन रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। देखिए जो रेतीली ज़मीन होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। कह रहा है कि वहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा होता है, और वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि वहाँ पे पेट्रोलियम का ज़्यादा भंडार है। ठीक है, और वहाँ जो तेल होता है वो पानी से भी सस्ता होता है, लेकिन पानी जो है कि बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों वहाँ से पानी होता नहीं है। तो यहाँ देखेंगे पेट्रोल पानी से क्या है, सस्ता है, यहाँ दिरहम चलता है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे भारत में पैसों के रूप में रुपया चलता है, उसी प्रकार अबू धाबी में क्या चलता है, दिरहम चलता है। ठीक है, तो ये जो है कि फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे कि अबू धाबी में जब सबसे ज़्यादा आपको किसके पेड़ मिलेंगे, आपको सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ मिलेंगे। और वहाँ क्या है कि पानी नहीं होता है, ना वहाँ पे तालाब है, ना वहाँ पे क्या है, नदियाँ हैं, और ना वहाँ पे लगभग बारिश भी बहुत कम होती है, चाहे होती ही नहीं है। ठीक है, और वहाँ क्या होता है दोस्तों, चलता जो है क्या, पानी से भी सस्ता कौन सा है, पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, बहुत ही सस्ता है, लेकिन पानी क्या है वहाँ पे महंगा है। और हमारे यहाँ का है पानी सस्ता है, लेकिन ये सब सारी वस्तुएं क्या है, महंगी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा संसाधन नहीं है। ठीक है, और रेतीली ज़मीन के नीचे दोस्तों पेट्रोलियम या तेल निकाला जाता है या पाया जाता है, ये इसमें चैप्टर में बताया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग अध्याय 24 का। इसमें जो है कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान होती हैं, और ये जो है कि परेड करवाती हैं, और उन्हीं के बारे में इसमें जो है कि वर्णन किया गया है, वहीदा प्रिज्म खान के बारे में। तो इसमें जो कि मेन पॉइंट है उसी को देखेंगे। तो यह महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, अकेले जो है कि पूरे परेड जो 26 जनवरी को हुआ था उसका पूरा इन्होंने कमान संभाला था। और ये धन्ना मंडी गाँव, राजौरी गाँव और जम्मू कश्मीर, ये धन्ना मंडी गाँव में स्थित है, राजौरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। देखिए जब परेड होता है तो उसके बारे में बात किया गया है। तो जब परेड होता है तो 4 टुकड़ियों में चलती हैं। ठीक है, और पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि कितनी टुकड़ियाँ बनती हैं, तो कुल टुकड़ियाँ कितनी बनती हैं, 4, और उसमें कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो उसमें टोटल जो है कि 36 निर्देश दिए जाते हैं। जब परेड होता है तो 36 निर्देश दिए जाते हैं। अब इधर देखेंगे स्केटपो पुल के बारे में बात किया गया है। तो ये लद्दाख का एक गांव है। ठीक है, और लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्माले। जिस प्रकार हम लोग अपनी माँ को अम्मी बुलाते हैं, चाहे अम्मा बुलाते हैं, उसी प्रकार लद्दाख में माँ को अम्माले बुलाते हैं, और पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। तो ये जो कि प्रश्न कुछ साइड के प्रश्न हैं जो कि आपको याद कि लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले, अम्मा आबा अब भी कहते हैं, मम्मी अब्बू इस तरह का कहते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये माँ को आमाले कह देंगे, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न। तो ये दोस्तों आज का जो कि नवा वीडियो आपका समाप्त होता हुआ, और नवे वीडियो के साथ साथ आपका जो क्लास 4 का एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे ख़त्म होती हुई। तो ये जो कि पूरा अगर आप एनसीईआरटी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें जा करके एक एक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।